नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 2 उड़ानें आज सुबह इस्राइल से 471 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंची। इस्राइली सेना ने 2 सीमावर्ती गांवों पर हमलों का नेतृत्व करने वाले एक और हमास कमांडर की हत्या का दावा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे। महाराष्ट्र में आज छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक बस दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने कहा, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। इस्राइल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारतीयों का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब तक सभी भारतीय वापस नहीं आ जाते, उड़ानें जारी रहेंगी। काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। इससे पहले 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भी आज सुबह दिल्ली पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों की अगवानी की। 18,000 भारतीयों को इस्राइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने इस्राइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। भारतीय नागरिक विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से टोल फ्री नंबर 1800-118797 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस situationroom@mea.gov.in के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त तल अवीव में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे की आपात हेल्पलाइन स्थापित की है। भारतीय नागरिक इस हेल्पलाइन के नंबर 972-3522-6748 और 972-5432-78392 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल cos1.telaviv@mea.gov.ni पर संपर्क किया जा सकता है। रामल्ला में भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय ने भी 24 घंटे की आपात हेल्पलाइन स्थापित की है। हेल्पलाइन नंबर है 970-5929-16418 और ईमेल एड्रेस है rep.ramallah@mea.gov.ni। इन टेलीफोन नंबरों और ईमेल पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उधर इस्राइली सुरक्षा बलों ने हमास के एक और कमांडर बिलाल अल केद्रा को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने बताया कि केद्रा के नेतृत्व में हमास के आतंकियों ने इस्राइली सीमा के नजदीक निरिम किबुत्ज पर हमला किया था। प्रवक्ता ने बताया कि इस्राइली सुरक्षा बलों ने शनिवार रात गजा पट्टी में हमास के मुख्यालय, सैन्य ठिकानों और विभिन्न पोस्टों को निशाना बनाकर हमले किए। हमास के मीडिया कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि कल रात और आज सुबह इस्राइली सेना ने कई जगह हमले किए। गजा शहर के उत्तर और दक्षिण में राफा में हमले किए गए। हमास ने कहा कि इस्राइली सेना के टैंकों ने पूर्वी भाग में भी गोले बरसाए। वहीं दूसरी ओर इस्राइली सुरक्षा बलों ने हमास पर नागरिकों के गजा पट्टी छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया है। इस बीच फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक गजा पट्टी में 2329 फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और कई घायल हुए हैं। इससे पहले इस्राइल ने शुक्रवार को फलस्तीनी नागरिकों से उत्तरी गजा पट्टी को तत्काल खाली करने की चेतावनी जारी की थी। खबरों के अनुसार 10 लाख लोग दक्षिणी गजा पट्टी की ओर पलायन कर चुके हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर आज हनोई पहुंचे। विदेश मंत्री 18 अक्टूबर तक वियतनाम के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर आधिकारिक दौरे पर गए हैं।
वियतनाम पहुंचकर उन्होंने ऐतिहासिक ट्रॉन कोक पैगोडा का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों के प्रतीक ट्रॉन कोक पैगोडा में बोधि वृक्ष है। उन्होंने कहा कि ये वृक्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को उपहार में दिया था। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर हनोई और हो ची मिन्ह शहर भी जाएंगे। इस दौरान वे भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अफगानिस्तान के हेरात शहर के नजदीक आज सुबह 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक जान या माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। खबरों के अनुसार भूकंप का केंद्र हेरात से 34 किलोमीटर दूर पश्चिम में और जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई में था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आज एक मिनी बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। ये दुर्घटना कल देर रात वैजापुर तहसील के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। उधर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के चेनगम में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को रागी घाट विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पहले ही राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 136 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने पहली सूची में 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल अपनी वर्तमान सीट पाटन से और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कोडंगल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। आज से नवरात्र का पर्व देश भर में शुरू हो गया है। गुजरात में नवरात्रि का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम गांधीनगर में अपने पैतृक क्षेत्र मनसा स्थित बहुचर माता मंदिर की आरती में शामिल होंगे। वे गांधीनगर में गरबा उत्सव में भी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर और पावागढ़ के महाकाली मंदिर समेत राज्य के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस त्योहार में 9 दिन व्रत रखकर और अपने घरों में गरबो नामक मिट्टी के बर्तन में दिया जलाकर मां अम्बा के विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है। शाम के समय लोग चनिया चोली और केरियू जैसे पारंपरिक पोशाक पहनकर लोक नृत्य गरबा करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज शाम अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस उत्सव में गुजरात की समृद्ध संस्कृति और विरासत का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में भी सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के सुगम दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नवरात्रि का पर्व भारत सहित कई अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना का ये पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लाएं। श्री मोदी ने देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित स्तुति भी साझा की है। इसके साथ ही नवरात्रि पर प्रधानमंत्री मोदी ने माडी नामक गीत
ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और केरल में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। कल दक्षिणी कोंकण और गोवा तथा महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। मौसम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जिनामणि। केरला का एरिया है, चाहे त्रिवेंद्रम हो या बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जो केरला हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रियलाइज हुआ है। त्रिवेंद्रम में जो है मेनली प्रॉब्लम है, जैसे फ्लैश फ्लड वगैरह 216 मिलीमीटर त्रिवेंद्रम में रिपोर्ट हुआ है। और अभी हमारा जो वार्निंग साउथ इंडिया के लिए है, ये मेनली केरला का जो कोस्टल एरिया है वेरी हेवी रेनफॉल जो है 2 दिन कंटिन्यू करेगा, ऑरेंज कलर का वार्निंग है। और उसी के साथ साथ पंजाब का जो इलाका है रेन भी शुरू होगा, मॉडरेट रेनफॉल है और कहीं आइसोलेटेड हैवी रेन भी हो सकता है 16 तारीख को। और दिल्ली में भी छुटपुट बारिश 16 तारीख को देखने को मिलेगा। इस बीच पंजाब में आज तड़के विभिन्न जिलों में मध्यम बारिश हुई। इसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। बारिश के कारण राज्य की विभिन्न अनाज मंडियों में धान की फसल प्रभावित हुई है। इस वर्षा से अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही दर्ज किया गया है। वर्षा से राज्य के विभिन्न मंडियों में धान की खुले में पड़ी फसल प्रभावित हुई है। लुधियाना जिले के खन्ना में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में भी शेड की संख्या कम होने और धान को ढकने के लिए तरपाल की पर्याप्त व्यवस्था न होने से धान की फसल वर्षा से भीग गई है। गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में कल देर शाम कई स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि होने से भी धान की फसल प्रभावित हुई है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। मौसम विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन है। मौसम विभाग ने माईगॉव के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। विजेता को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस द्विवार्षिक सम्मेलन में भारतीय सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एडमिरल VR चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन 20 अक्टूबर तक चलेगा। ICC क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 35 रन बना लिए हैं। कल अहमदाबाद में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही भारत 6 अंक लेकर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जा रही है। रामेश्वरम के छोटे से गांव से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक डॉक्टर कलाम के जीवन की कहानियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को उनकी 92वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 2 उड़ानें आज सुबह इस्राइल से 471 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंची। इस्राइली सेना ने 2 सीमावर्ती गांवों पर हमलों का नेतृत्व करने वाले एक और हमास कमांडर की हत्या का दावा किया। विदेश मंत्री S जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे। महाराष्ट्र में आज छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक बस दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने कहा, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। और ICC क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।